हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा सिंह। आज मैं सेल और कोशिका इससे संबंधित 5वां वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं। और आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं यह चैप्टर जो है कोशिका, जो कि जनरल कंपटीशन के लिए मैंने स्टार्ट किया था, उसे मैं आज ख़त्म कर दूं और उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ऑप्शंस पकड़ने में, ऑप्शन खोजने में मदद करेगा। तो मैं इसको आज स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कि लास्ट वीडियो जो मैं बताई थी उसमें पादप कोशिका के लगभग सभी कोशिकाओं को मैंने बता दिया था और आपको समझा दिया था। ठीक है, लगभग सभी कोशिका के, पादप कोशिका के कोशिकाओं को मैंने ख़त्म किया था। और यह सबसे बाहरी कोशिका, जिसको मैंने कोशिका भित्ति कहा था, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी भित्ति थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका बताया था, केंद्रिका के अंदर छोटे छोटे धागे जैसी संरचना गुणसूत्र बताया था, गुणसूत्र के ऊपर जिन बताया था मैंने आपको। साथ ही में मैंने बताया था कि पूरे कोशिका द्रव्य में एक जालीनुमा संरचना रहती है जिसे अंतर्द्रवयी जालिका कहते हैं। ठीक है, और यह अंतर्द्रवयी जालिका दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ होता है और एक दानेदार या रवेदार जिसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर दाने रहता है, जिसको हम लोग राइबोसोम मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि पादप कोशिका में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जिसको रसधानी कहा जाता है। इसको स्टोर गृह भी कहा जाता है, एक स्पेशल संबोधन दिया गया, स्टोर गृह क्या कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई भी विपरीत परिस्थितियां रहती है और पादप अपने लिए खाना नहीं बना पाता है, तो इसी वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं में जो खाने रहते हैं, रस भरे रहते हैं, वही रस पादप को जिंदा रखने में मदद करता है। दूसरी बात मैंने बताया था, एक गोल्जी काय बताया था। ठीक है, इसको गोल्जी काय कहते हैं। इस गोल्जी काय में आपको मैंने बताया था नीचे में छोटी छोटी पुटिकाएं होती है। इसको यातायात का प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण जो कि राइबोसोम में होता है और गोल्जी काय में होता है, वह प्रोटीन का पैकेजिंग यहाँ पे होता है इन छोटी छोटी पुटिकाओं में। और ये पुटिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोशिका में प्रोटीन की मात्रा को पहुंचाती है, इसलिए इसको यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। साथ में मैंने बताया था कि पादप कोशिका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं, यानी कि लवक कहते हैं। और यह लवक मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, बर्नी लवक और अबर्नी लवक। कहाँ कहाँ इसकी उपस्थिति होती है यह भी मैं अपने वीडियो को, मेरे चारों वीडियो आप देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो द्रव्य भरा रहता है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, उसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जो जीव द्रव्य कोशिका केंद्रक आवरण के बाहर रहता है उसको कोशिका द्रव्य, और केंद्रक आवरण के अंदर जो द्रव्य रहता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इतनी बातें मैं बता दी थी। साथ में मैंने बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बताते बताते मैं वीडियो समाप्त कर दी थी, तो आज मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको थोड़ी सी बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है वो क्या है। अगर इसकी संरचना आप ऐसे देखते हैं, आज ध्यान से देखिएगा, ये पहला वीडियो की 5th वीडियो की यह सबसे स्पेशल बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 7 एक कोशिका में होती है, या पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित रहती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट in both plant as well as in animal cell. Mitochondria in Hindi, in English, in both term we can say mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहती है, दोहरी भित्ति वाली कोशिकांग है, आप कह सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल वॉल्ड, इट इज़ द डबल वॉल्ड, इट हैज़ द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो उंगली नुमा संरचना होती है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है, क्रिस्टी, CREASTAE, क्रिस्टी। ठीक है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी का क्या कार्य है उसको मैं जब माइटोकॉन्ड्रिया अलग से पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी, अभी क्रिस्टी याद रखिएगा। दूसरी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्पेशल संबोधन दिया गया है कि इसे ऊर्जा गृह या बिजली गृह भी कहते हैं। बिजली गृह, ऊर्जा की गृह या बिजली गृह कहते हैं। बिजली गृह, बिजली का स्पेलिंग ब में छोटी ई की मात्रा होता है। स्पेलिंग पे आप ध्यान नहीं देंगे इसलिए क्योंकि हम लोग क्या है, कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन पकड़ना, ऊर्जा गृह कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ऊर्जा गृह या बिजली गृह कहते हैं, और इसे दूसरा, इसको श्वसन स्थल भी कहते हैं, श्वसन स्थल। ठीक है, श्वसन स्थल भी कहते हैं क्योंकि श्वसन क्रिया यहाँ संपन्न होती है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं बोल दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल,
ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन. व्हाई इट इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन? बिकॉज द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन mitochondria. Okay, cellular respiration takes place in mitochondria, and in the last video I discussed a lot about the cellular respirations. कोशिकीय श्वसन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, और कोशिका के अंदर जो श्वसन होती है उसकी किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको श्वसन स्थल कहते हैं. और श्वसन के अंत में मुझे जो उत्पाद मिलते हैं वो क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है. यानी द प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इज व्हाट? इट इज द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी stored in the mitochondria in the form of ATP. एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, इसलिए इसको ऊर्जागृह कहते हैं. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यह भी कभी कभी आता है क्वेश्चंस में, और ऑप्शन हम लोगों को पकड़ना पड़ता है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, यह प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है. बस ये हो गया आपका प्लांट सेल. राइबोसोम मैंने बताया दिया था कि बिखरी भी रहती है और अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर भी रहती है. तो आज हम लोग एनिमल सेल के बारे में जानेंगे. एनिमल सेल में भी लगभग सारी चीज़ें वही है, लेकिन उसको मैं बताते हुए फिर कंपेयर कर दूंगी. ठीक है, तो यह है आपका एनिमल सेल. इसको ध्यान से देखेंगे. एनिमल सेल, इस एनिमल सेल को देखिएगा कि एनिमल सेल में सबसे पहले कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द सेल वॉल. ओके, फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल इज व्हाट? दैट इज द सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल, एंड इन द प्लांट सेल सेल वॉल इज प्रेजेंट. यानी कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में यह पूर्ण रूप से अनुपस्थित है. ठीक है, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था. प्लाज्मा झिल्ली बोलिए, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलिए, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में. और सेल मेम्ब्रेन मैं लिख भी देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हिंदी में सिर्फ इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली. ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं. यह मैं जंतु कोशिका के बारे में बता रही हूँ. ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक जीव द्रव्य भरा रहता है. मैं पहले ही बता चुकी हूँ. उस जीव द्रव्य का नाम मैंने बताया था आपको, क्या कहते हैं उसको? जीव द्रव्य कहते हैं. एक गाढ़ा द्रव्य जो है जीव द्रव्य, और इंग्लिश में मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, जैसे मैंने पादप कोशिका में बताया था वैसे ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक या केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस. सूते जैसी संरचना, जिसको मैंने गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा था. क्रोमोसोम के ऊपर बीड लाइक संरचना है. मोती जैसी संरचना है, जिसको मैंने जिन कहा था, जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है. ये सारी बातें मैंने पादप कोशिका में भी संपन्न किया, इसलिए दूसरी बार मैं रिपीट नहीं करूँगी. इसमें भी जैसे पादप कोशिका में मैंने बताया, अंतर्द्रव्यी जालिका पूरी कोशिका द्रव्य में फैली रहती है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. सो सेम केस हैपेंड हियर ऑल्सो. यू कैन सी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द एनिमल सेल ऑल्सो. Two kind of the endoplasmic reticulum. The first one is a SER, which I discussed a lot. SER, smooth endoplasmic reticulum, and the bead-like structure which is said to be the ribosome. राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से एक जालिका जो है अंतर्द्रव्यी जालिका, वह दानेदार हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? RER कहते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सब डिस्कस्ड है, इसलिए मैं इसको फास्ट में जा रही हूँ और फास्ट बोल रही हूँ, ताकि क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ. बिखरे कुछ राइबोसोम वहाँ रहते हैं, कुछ बिखरे भी रहते हैं. प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम मदद करता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ. अब क्या है कि डिफरेंसेस क्या है? तो प्लास्टिड, जैसा कि मैंने बताया था, लवक की उपस्थिति होती है कोशिका, पादप कोशिका में. एनिमल को सेल में यह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है, यानी लवक उपस्थित नहीं है. प्लास्टिड इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल. ठीक है, यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है गोल्जी काई, उसमें भी मैंने बताया था. इसमें भी गोल्जी काई की उपस्थिति होती है. क्या कार्य है मैं ऑलरेडी अभी भी डिस्कस कर चुकी हूँ. पुटिकाएँ इसमें भी है. ठीक है, उसमें भी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया, अभी डिस्कस किया. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी उपस्थित है.
अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है, यानी कि द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, दैट इज सेड टू बी द लाइसोसोम। ओके, ये जो है वो क्या है, लाइसोसोम है। इसका नाम मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये नया है आपके सामने। लाइसोसोम रहेगा या लाइसोजोम रहता है, ठीक है, लाइसोसोम। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, लाइसो, LYSOSOME, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग जाने कि क्या होता है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप 10 साल के क्वेश्चन पलटिए तो 5 साल में आपको जरूर यह रहेगा लाइसोसोम से क्वेश्चन रहता है। लाइसोसोम को एक स्पेशल संबोधन दिया गया है कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कही जाती है, आत्महत्या की थैली कही जाती है। इट इज सेड टू बी द सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, सुसाइड बैग। Why it is said to be suicide bag? Question arises here. Why it is said to be the suicide bag? इसे आत्महत्या की थैली क्यों कही जाती है? तो इसलिए कही जाती है, मैं बताना चाहूँगी कि लाइसोसोम जो रहता है वो कोशिका में बहुत सारी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं। तो जब भी आप सब्जी बनाइए या कुछ भी खाना बनाते हैं तो कुछ क्या होता है कि कोई तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और छिलके वगैरह आप निकालते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से जब भी कोई कार्य संपन्न होता है, कोशिका में श्वसन हो, पाचन हो, तो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स फॉर्म होते हैं कोशिका के अंदर। तो उन सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को या लाइसोसोम जो रहता है वो क्या करता है, पाचन कर लेता है, यानी डाइजेस्ट कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो धीरे धीरे में उसमें इसके अंदर सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जमा हो जाते हैं। अगर यह गलती से भी फट गया तो टॉक्सिक मटेरियल्स पूरे कोशिका में फैल जाएगी और कोशिका का हत्या हो जाएगा, यानी कोशिका मर जाएगी, डेड हो जाएगी। इसलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, यानी कि ऑलरेडी एक नेचुरल पील है जो कि सुसाइड, जिससे कि एक कोशिका का हो सकता है। इसमें सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हो जाते हैं। तो इसे आत्महत्या की थैली तो कही जाती है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य आप समझने का प्रयत्न करेंगे। हेल्प्स इन द इंट्रा, ठीक है, नॉट इंटर सेलुलर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं सबको यह डाइजेस्ट कर लेता है, यानी हेल्प्स इन द इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसको हिंदी में कह सकते हैं अंतः, नॉट अंतर, अंतर मने दो कोशिका के बीच में, और अंतः मने कोशिका के अंदर। अंतः कोशिकीय पाचन में मदद करता है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, दिस इज द लाइसोसोम and lysosome is only present in the animal cell and it is also said to be the suicide bag. And what is the function of the lysosome? That is helps in the intracellular digestion. यह लाइसोसोम है जो कि सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसे आत्महत्या की थैली कही जाती है, और यह अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि अंतःकोशिकीय पाचन कोशिका के अंदर जितने भी कार्यविधि होते हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं उसे यह डाइजेस्ट कर लेता है, यानी उसका पाचन कर लेता है। मुझे उम्मीद है कि ये लाइसोसोम आपको समझ में आया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है यानी कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और वह एनिमल से, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। उसको मैं यहाँ बना दूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया है, तो एक बार और देख लेंगे आप। जैसे ये केंद्रक के ऊपर एक तारे जैसी संरचना यानी कि सेंट्रियोल्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रोजोम, ठीक है, इसको सेंट्रोजोम कहते हैं। धीरे धीरे इसमें हल्का हल्का स्पिंडल फाइबर बाद में मैं बताऊंगी। इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी जस्ट केंद्र के ऊपर, सिर्फ जंतु कोशिका में। इसका नाम है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, जिसको हिंदी में भी सेंट्रोजोम ही लिखा जाता है, सेंट्रोजोम। कहीं कहीं कोई कंपटीशन के बुक जो हैं, जो कंपटीशन के आप बुक लेते हैं साइंस से संबंधित क्वेश्चंस के लिए, उसमें आपको तारक काय लिखा रहेगा, तारक काय, ठीक है, तारक काय कहते हैं इसको या सेंट्रोजोम कहते हैं। तो सेंट्रोजोम के अंदर आप देख रहे हैं कि दो बॉल जैसी संरचना आपको देखेगी। तो एक एक ये दोनों जो बॉल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रियोल,
सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल नाम मैं यहाँ लिख दूँ इंग्लिश में ताकि आप समझ सकें। CENTRIOLE। ओके, सेंट्रियोल। मैं फिर से बताऊं, यह केंद्रक के जस्ट ऊपर सिर्फ जंतु कोशिका में एक विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिसको सेंट्रोजोम कहते हैं। हिंदी में कहीं कहीं आपको तारककाय मिलेगा और इस तारककाय में 2 छोटे छोटे बॉल जैसी संरचना आपको दिख रही है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है सेंट्रोजोम का? या कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका की आयु समाप्त हो जाती है तो वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मैं आगे समझाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, एक ही साथ, नहीं तो आप कंफ्यूज होइएगा। तो जब कोशिका विभाजित होती है उस समय यह तारककाय जो है वह मदद करता है। ठीक है, उसको प्रारंभ ही करता है कौन? इसी से प्रारंभ जो है कोशिका विभाजन का दिखता है हम लोग को कि अब कोशिका विभाजित होने वाली। ठीक है, in English also I want to say to English medium student, this is said to be the centrosome. It is only present in the animal cell and it initiate, you can say it initiate the cell division. Okay, and it is made up of the 2 ball like structure that is said to be the centrioles. Am I clear? I think you have understood. Okay, ये हो गया आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी छोटे छोटे वैक्यूल्स जो कि मैंने बताया था। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ना के बराबर रिक्तिकाएं हैं, या कह सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं। ये अपने भी दिमाग आप लगा सकते हैं कि चूँकि प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, जैसी परिस्थितियाँ उस वातावरण में है जहाँ पे वह खड़ा है उसके अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है, उसे पोषण मिलता है। ठीक है, तो वो अपने उसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स रिक्तिकाएं होती हैं ताकि रस जमा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में वो अपना भरण पोषण कर पाता है, जबकि एनिमल के साथ ऐसा नहीं है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, वो अपने अनुसार खाना ग्रहण कर सकता है। इसलिए क्या है, इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं छोटी छोटी पाई जाती है, या ना के बराबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में पूरा डिफरेंसेस। और मैं अब आपको एक डिफरेंसेस जो है इसको पूरी तरह से आपको बताना चाहूँगी, आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को समझ जाएं। मैं कंपैरेटिव स्टडी कर देती हूँ जिससे कि एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बोली कि आज ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, इसलिए आप भी ध्यान से देखेंगे। इधर मैं लिख रही हूँ एनिमल सेल और इधर मैं लिख रही हूँ प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल। तो ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। तो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, जंतु, और ये हो गई पादप। ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में मैंने सबसे पहले बताया है कि क्या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। आप कह सकते हैं कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। और इसमें मैंने क्या बोला है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी कि कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में लवक जो होता है यानी प्लास्टिड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। ठीक है, मैं बाकियों पे उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे शब्द पकड़ना है और कंपटीशन में ऑप्शन पकड़ना है। प्लास्टिड माने लवक, लवक अनुपस्थित रहता है किसमें, जंतु कोशिका में, यानी कि एनिमल सेल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, जबकि इसके जस्ट अपोजिट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा बताया कि एनिमल सेल में 2 चीज़ें उपस्थित रहती है। एक सेंट्रोजोम, जिसको मैंने क्या कहा अभी बताया, तारककाय, सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट, और इसमें कह सकते हैं आप सेंट्रोजोम इज एब्सेंट, सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। ठीक है, और लास्ट मैंने बताया था कि उसमें क्या है, इसमें आपका एक और रहता है जिसको हम लोग लाइसोजोम कहते हैं, लाइसोजोम इज प्रेजेंट, जिसे आत्महत्या की थैली मैंने कहा था, और इसमें क्या है, लाइसोजोम एब्सेंट।
लाइसोसोम इज एब्सेंट। यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस जो कह सकते हैं आप कि वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, कह सकते हैं रिक्तिकाएं आकृति में छोटी होती है, और इसमें कह सकते हैं रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यानी वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर, संरचना और दोनों के बीच जो विभिन्नताएं थी, ठीक है, असमानताएं थी, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस के साथ आऊँगी और उसमें भी बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया है उसको लेकर आऊँगी। आज तक जितने क्वेश्चन कोशिका से आए हैं या आ सकते हैं संभावित, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।